हेलो एवरीवन। संस्कार भारती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिंदी साहित्य की व्याख्याता पूनम दालिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में हम स्नातक प्रथम वर्ष की इस कक्षा में द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कहानी एवं गद्य की अन्य विधाओं के अंतर्गत हमने पाजेब कहानी की आपको समीक्षा सुनाई थी। पाजेब कहानी जो कि जैनेन्द्र द्वारा रचित है। हिंदी साहित्य में जैनेन्द्र जी एक मनोविश्लेषणात्मक कहानीकार के रूप में उभरे। अगर कहा जाए तो मन के गूढ़ रहस्यों के आधार पर जो कहानी लेखन है सब सर्वप्रथम प्रेमचंद जी द्वारा ही किया गया था, लेकिन उसके बाद अगर किसी का स्थान है तो वो है जैनेन्द्र जी। जैनेन्द्र जी एक ऐसे कथाकार हैं जो कि मनोवैज्ञानिक कथाकार हैं, साथ ही ये स्थूल को सूक्ष्म की ओर जाने की प्रवृत्ति को बताते हैं। यानी कि ये जो बाहर के रिश्ते या मनुष्य का व्यवहार, उसकी बजाय वो मनुष्य के मन के गूढ़ रहस्य, जो चेतन और अचेतन मन की जो स्थिति होती है, उसको जो विचार मनुष्य के मन में आते और जाते रहते हैं, वो छोटी छोटी जो घटनाएं जो वास्तव में छोटी छोटी और सामान्य अगर हम कहें कि मन की सोच है, घटनाएं हैं, वो उनको वो छोटी ना मान करके, बल्कि वो उतनी सहज और साधारण नहीं होती है, वो इतनी गंभीर व्यंजना के साथ उसे प्रस्तुत करते हैं कि जैनेन्द्र जी की रचनाएं स्वयं अपने आप में समासोक्ति और स्वयं अपने आप में शुद्ध रूपक और दृष्टांत का रूप ले लेती है। अगर कहें तो जो खेल भी एक जैनेन्द्र जी के द्वारा रचित कहानी है। खेल, यहाँ पर भी दो बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं। खेल में जो मिट्टी का घर बनाते हैं पैरों से, और लड़की अपने मिट्टी के घर को बनाती है, कुछ नहीं होता, लेकिन वो मन में बड़ी सारी विचार लाती है कि मैं ऐसा बनाऊंगी, ऐसे कहूँगी, अगर वो उसका दोस्त आके उसे कहेगा तो उसे मना कर दूंगी, ऊपर वाले घर में मैं रहूंगी, उसे आने नहीं दूंगी। ऐसे जो बच्चे, छोटे से बच्चे के मन में जो विचार आते और जाते हैं, इन सबको जैनेन्द्र जी ने बड़ी ही सूक्ष्म दृष्टि से उसको बताया है। बच्चा आता है, उसको घरौंदे को तोड़ देता है लात मार के, बच्चे की रुआ से स्थिति हो जाती है। फिर बच्चा उसे मनाता है, उसका घर फिर से बना के देता है कि लो मैं बनाता हूँ, उसे किस तरह से मनाता है। छोटे छोटे से बच्चे आपस में जो खेलते हैं, उनके मन में जो विचार आते जाते हैं, उनका सूक्ष्म विश्लेषण करके जैनेन्द्र जी कहानी की रचना करते हैं। तो ये पाजेब जो है वो भी ऐसी ही कहानी। अगर कहें कि पाजेब कहानी की बात करें तो पाजेब कहानी की अगर हम कहें महत्वपूर्ण प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, तो प्रश्न पूछा जाता है पाजेब कहानी की मूल संवेदना व कथा का सार बताइए। इस तरह से अगर प्रश्न आता है तो पाजेब कहानी की जो ये कथानक तो नाम मात्र का है। इस कथानक में केवल शक के आधार पर इस कथानक को पाजेब का नाम दिया गया है। होता कुछ भी नहीं है, घटित कुछ नहीं होता, केवल एक शक होता है कि पाजेब जो है बच्चे ने चुरा ली। उस शक के आधार पर उस बच्चे से जिस तरह से व्यवहार किया जाता है, बड़े हैं वो चाहते हैं कि बच्चा चोरी करने की आदत ना सीखे, किस तरह से वो उसे समझाने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, और बच्चे की ये चोरी करने की नौबत क्यों आई, उसके असली जिम्मेदार तो माता पिता होते हैं। यानी कि बच्चों को ऐसी बुरी लत लगने की जिम्मेदारी, अब ये अगर कहें तो बच्चे की आलोचना ना होकर बड़ों की आलोचना होगी। बहुत सारी ऐसी बातों को इसमें उभारा गया, यही हम पढ़ेंगे इसकी मूल संवेदना के अंतर्गत। तो देखिए पहले बिंदु के अंतर, बालक की अपराध वृत्ति पर और उसके उचित नियंत्रण रखना। बालक की अपराध वृत्ति पर उचित नियंत्रण रखना। कि अगर बच्चा, यहाँ पे बताया है कि अगर बच्चे में चोरी करने की आदत बन रही है तो क्यों बन रही है और उसको नियंत्रित करना चाहिए।
बच्चों को ऐसी गलत आदत से दूर रखना चाहिए। बच्चों की अगर कोई ज़रूरतें हैं तो माता पिता को उन ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए, ताकि बच्चे ऐसी चोरी करने की आदत उनमें बने ही ना। ये अपराध वृत्ति बच्चों में उसका उचित नियंत्रण रखना आना चाहिए। यहाँ पे ये दिखाया गया है। अपराध करने पर भी स्नेह करुणा का व्यवहार कर सचेत करना। यहाँ देखिए कि अगर बच्चे ने अपराध कर लिया है, बच्चे ने किसी तरह का अपराध किया है, तो डांटने मारने से बच्चे में सुधार नहीं आएगा। उसे स्नेह और करुणा, प्यार से ही बच्चे को जो उसके व्यवहार के प्रति सचेत किया जा सकता है, उसे अच्छे बुरे में फर्क बताया जा सकता है। तभी बच्चे में उस व्यवहार को हम सुधार सकते हैं, तभी उसकी इस अपराध वृत्ति को हम बदल सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को बताया गया है। आपको मैंने समीक्षा बताई, तब आपने देखा हालांकि बच्चे ने चोरी नहीं की थी, लेकिन एक लेखक है, पढ़ा लिखा है, समझदार व्यक्ति है पिता उसका, और वो मन में ये सोचता है कि मेरे बच्चे में ऐसी बुरी लत आने का आखिर कारण क्या था। फिर वो मन ही मन विचार करता है कि प्यार से पूछना चाहिए बच्चे से, प्यार से पूछा जाए तो वो ज़रूर बताएगा। मारने पीटने से बच्चा और अधिक बिगड़ता है। और फिर वो प्रश्न अपने आप से ही पूछते हैं कि ऐसी नौबत क्यों आई, हमने ही कोई कमी रखी है बच्चों के लालन पालन में, तभी बच्चों ने ये हरकत की है, चोरी करने की सोची। तो बड़ी ही गूढ़ विचार मन में आते हैं। पति पत्नी आपस में बात करते हैं इस बारे में, तो इन सब का पता चलता है। बच्चा है जो इतना ज़्यादा भोला भाला छोटा सा बच्चा है, जैसे पिता कहते हैं, वो जानते हैं कि अगर मैं हाँ में उत्तर दूंगा तो मेरे, जैसे ही वो हाँ में उत्तर देता है कि पाजेब उसने चुराई, तो माँ उसे चूमती है, पिता उसे प्यार करते हैं, दुलारते हैं। वो सोचता है शायद इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा, इन प्रश्नों से छुटकारा मिल जाएगा। तो बच्चा जो है वो प्रसन्न हो जाता है कि चलो अगर हाँ में उत्तर देने से ये लोग मेरा पीछा छोड़ देते हैं, तो वो उनको हाँ में दे देता होता है। फिर प्रश्न आगे बढ़ जाते हैं, पाजेब किसे बेची, क्यों बेची, कहाँ बेची, कितने रुपए में बेची, कितने सिक्के लिए, कितने पैसे लिए। तो ये सारे प्रश्नों में बच्चा और अधिक परेशान हो जाता है। उससे जो बोलते हैं वो उसका हाँ में उत्तर अगर देता है तो उससे और अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चे को कमरे में बंद करके सजा भी दी जाती है। बच्चा रोता है, गुस्से में रोता है, अपराध बोध से नहीं रोता, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। अंत कहानी में जो मतलब उसके दोस्त को भी, उसकी दोस्त की माँ को, जो चुन्नू को भी वो बताता है कि चुन्नू को पाजेब दी। चुन्नू की माँ बेचारी गरीब, वो अपने चुन्नू को, बेटे को पीटती है और फिर वो पाजेब का पैसा देने को भी तैयार हो जाती है। अपने इस अपमान को वो सह नहीं पाती। पतंग की दुकान वाले को भी पूछा जाता है कि अच्छा पतंग खरीदने के लिए पाजेब बेची। बच्चा कहता है हाँ। तो पतंग वाले से भी पूछा जाता है, पतंग वाला भी उत्तर नहीं देता। बाजार में कई पतंग वाले, न जाने किसको बेची है। बच्चा बाजार जाने को तैयार नहीं होता, बच्चा टस से मस नहीं होता। उसने हाँ में तो उत्तर दे दिया, लेकिन वो जानता है कि ना तो उसने पाजेब चुराई है, ना उसने बेची है, तो भला वो पैसे लाके कहाँ से देगा, भला वो पाजेब कहाँ से लाएगा। ये सारे प्रश्न उस बच्चे के छोटे से भोले भाले मन पर कितना कठोर प्रहार करते हैं, वो हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से जो बालक है उसके मन पर ये अबोध पर किस तरह से अत्याचार होता है। अंत में वो पाजेब बुआ की जेब से ही निकलती है। जो बुआ बच्ची के लिए पाजेब खुद लाई थी, वो जाते समय शायद जेब में रह जाती है उसकी और वो चली जाती है। जब कुछ दिन बाद वो लौटती है तो वो अंत में इधर उधर की बात करने के बाद कहती है, याद आया पाजेब तो मेरे पास ही चली गई थी। तब बड़े सब लोग सकपका जाते हैं। अब बुआ से कुछ कह भी नहीं सकते, क्या हुआ यहाँ, क्या घटित हुआ, लेकिन मन ही मन बड़े ही सब परेशान होते हैं कि एक छोटे से बच्चे को हमने कितनी सजाएं दी, कितनी यातनाएं दी, उसके मन पर भला क्या प्रभाव पड़ा होगा। लेकिन इसी सारी बातों में कुछ बातें निकल के आई
कि अगर बच्चा सचमुच मानव अपराध करता है तो उस अपराध के प्रति उसे कैसे सचेत किया जाए। तो ये कुछ बिंदु आते हैं निकल के कि बालक की अपराध वृत्ति पर उचित नियंत्रण करना चाहिए। अगर उसमें ऐसी कोई बुरी आदत है तो उसे नियंत्रण करना सिखाना चाहिए। अपराध करने पर भी स्नेह करुणा का व्यवहार करना चाहिए। मारने पीटने से बच्चा अपराध करना नहीं छोड़ता है। प्रेम से स्नेह से ही उसकी बुरी आदतों को छुड़ाया जा सकता है। इसके बाद जो है अगला बिंदु हम देखेंगे कि जो बालक है उसकी अपराध वृत्ति को पर प्रकाश डाला है। बालक की अपराध वृत्ति पर प्रकाश डाला। यहाँ पे बच्चे से जब पूछा जा रहा था तो एक चीज पता चलती है कि बच्चों में सच में ऐसी अपराध वृत्ति हो सकती है। कुछ दिनों पहले जो बालक है लेखक का पुत्र, वो उससे पतंग मांग रहा था तो लेखक ने उसे लाके नहीं दी। तो उसकी इस इच्छा की जब पूर्ति नहीं हुई तो सबने सोचा कि अगर इसे पतंग नहीं दिलाई गई शायद इसीलिए इसने पाजेब को, पतंग वाले को बेच दिया और उसके बदले में पाजेब, इसके बदले में पतंगे ले ली। बच्चा तो अबोध है, इतनी कीमती पाजेब को कुछ पतंगों के लिए या कुछ पैसों के लिए उसने सस्ते में ही दे दिया होगा। लेकिन पतंग वाले को सोचना चाहिए बच्चे से ऐसी चीज ले ही क्यों उसने। लेकिन लालच है, व्यक्ति ऐसा कर भी सकता है। बहुत सारी चीजें सामने आई कि बच्चे में अपराध वृत्ति हो सकती है। वो कब पनपेगी, वो अपराध वो कब करेगा जब उसकी जीवन के जरूरी चीजों की आवश्यकताओं की जब पूर्ति नहीं होगी तो बच्चा अपराध की तरफ आगे बढ़ता है। तो इसीलिए बालक की अपराध प्रवृत्ति की ओर प्रकाश डाला गया है कि बच्चा ऐसा कर सकता है अगर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो। बालक में अपराध वृत्ति, बालक में अपराध वृत्ति असल में बड़ों की ही आलोचना है। जो बालक के अंदर अपराध प्रवृत्ति होती है वो असल में बड़ों की ही आलोचना होती है। जैसा मैंने बताया कि बड़ों ने ही अपनी परवरिश में ऐसी कोई कमी रखी होगी जिसके कारण बालक को अपराध करने पर विवश होना पड़ा। अगर माँ बाप ने उचित परवरिश दी होती है, उसे उचित उसके साधन उसे उपलब्ध कराए होते, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की होती तो बच्चा अपराध करने की सोचता नहीं, वो चोरी करने के बारे में नहीं सोचता। तो अगर बच्चे में ऐसी कोई अपराध वृत्ति आती है तो असल में बड़े ही उसके जिम्मेदार होते हैं। बड़े ही हैं जो घर में ऐसा वातावरण रखते हैं कि बच्चों को अपराध करने पे विवश होना पड़ता है। तो ये कह सकते हैं कि बालक की जो अपराध वृत्ति है वो असल में बड़ों की ही आलोचना है। और आगे देखिए अगर अगला बिंदु, जो अपराध के प्रति प्रेम और करुणा से अपराध को प्रेम करुणा से दूर किया जा सकता है। अगर बच्चे में अपराध प्रवृत्ति है तो उसे प्रेम और करुणा से ही दूर किया जा सकता है। रोष का वहां पर अधिकार नहीं होता। आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं है, यानी बच्चे को डराना, धमकाना, आतंक दिखाना बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। बालक का स्वभाव जो होता है बड़ा ही कोमल होता है, तो जो कोमल स्वभाव है बच्चे का सदा ही उससे स्नेह और जो उसका व्यवहार है प्रेम पूर्वक ही उससे व्यवहार करना चाहिए। बालक के कोमल मन पर बड़ा ही आघात होता है अगर बच्चे को इस तरह से मारा पीटा या डराया धमकाया जाए तो बच्चे के
कोमल से मन पर उसका बड़ा बुरा असर हो सकता है। इसीलिए बच्चों को हमेशा प्रेम और स्नेह से ही सुधारा जा सकता है। अगर सच में बच्चे में ऐसी कोई अपराध रहती है तो उसे प्रेम और स्नेह से ही दूर किया जा सकता है। रोष यानी क्रोध को वहाँ स्थान नहीं होना चाहिए। बच्चे के कोमल मन को प्रेम से ही समझाना चाहिए। अंत में आप देखें, निष्कर्ष अवश्य लिखें कि निष्कर्ष के द्वारा बताएं कि अतः इन बिंदुओं के आधार पर हम कहानी की मूल संवेदना को बता सकते हैं। तो ये तो थी मूल संवेदना। इसी के साथ में कथा का सार भी अगर आता है तो कुछ बिंदुओं के आधार पर हम कथा को समझा सकते हैं। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, कथा के सार की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ये प्रश्न साथ में भी आ जाते हैं और कभी अलग भी पूछ लिए जाते हैं। तो आप इनके बिंदुओं के आधार पर इन्हें समझा सकते हैं। इनकी डिटेल, मुख्य बिंदु आप याद रखें और इनकी डिटेल आगे बताएं। देखिए, कथा के सार में कि कथा वस्तु का सार यानी कि पूरी कथा का निचोड़, जैसा कि मैंने आपको समीक्षा में बताया, वो उसका सार ही था। अगर कहें तो कथा की विशेषताएं हैं, कथानक की विशेषताएं भी कह लीजिए। कथानक की विशेषताएं क्या हो जाती है कि जो ये कथानक कैसा है। अब मैंने बताया था कथानक कैसा होता है, कोई घटना प्रधान होता है, कोई चरित्र प्रधान होता है। तो इस तरह से हम कथानक अलग अलग तरह के होते हैं। ये एक छोटी सी घटना पर आधारित है, एक छोटे से विचार पर आधारित है जो कि घटित ही नहीं होती है। बच्चे के मन पर जो सूक्ष्म उसका विश्लेषण किया गया है। बच्चे से जब पूछा जाता है क्या तुमने पाजेब चुराई, जब वो हाँ कह देता है तो सब उसे बड़े दुलारते हैं, प्यार करते हैं। तो वो सोचता है कि शायद हाँ में उत्तर देने से सब उसे प्यार करेंगे। तो बच्चे के मन पर इसका बड़ा ही विपरीत प्रभाव होता है। तो कथानक अगर देखा जाए तो संक्षिप्त है, कोई कथा इसमें कोई बड़ी कथा नहीं है। छोटी सी कथा को, मन की विचारों को ही प्रकट किया गया है, छोटी सी कथा को ही बताया गया है। तो हम कह सकते हैं कि कथानक कैसा है, संक्षिप्त कथानक है। कथानक संक्षिप्त है। और अब अगर कहा जाए कि दूसरा कथानक की विशेषता क्या है, ये संभाव्य है। संभाव्यता इसके अंदर है, जो मतलब ये कथानक संभव लगता है कि सच में अगर लोगों के जीवन से जुड़ी है, अगर जीवन में ऐसी घटना घटित है तो लोग इसी तरह से व्यवहार करते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं तो वो शायद इसी तरह से सोचेंगे, इसी तरह से व्यवहार करेंगे। बच्चे के मन में अगर बच्चे के ऊपर भी यही असर होगा, बच्चा भी इसी तरह से प्रतिक्रियाएं करेगा, तो ऐसा जीवन में देखा भी जाता है। ये छोटी छोटी सी घटनाएं होती है शायद जिन्हें हम भुला देते हैं, लेकिन जिनेंद्र ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बच्चे के ऊपर, बच्चे के मन पे इन सूक्ष्म उसके विचार जो आते जाते हैं, उसका प्रभाव, उसका विश्लेषण इन्होंने किया है। तो संभाव्य ये हमें लगता है कि हाँ, जीवन से जुड़ी सच में ये घटना है जिसका यहाँ पे चित्रण किया गया है। तो कथा कैसी है, संभव है, ऐसा जीवन में होता है। अगला देखिए, कथानक का विकास। जैसा भी जो कथानक है वो धीरे धीरे कैसे विकास पाता है, यानी कि कहीं पर भी कथानक में ढीलापन नहीं आता। जब हम कहानी पढ़ने बैठते हैं, अगर वो हमें उत्सुकता हमारी नहीं बनाता है तो हम क्या करते हैं, कथानक को हम कहानी को पढ़ने में रुचि नहीं दिखाते हैं। अगर कहानी में ये बना रहा है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, व्यक्ति ये जानना चाहता है, तो पाठक उसे वही आगे पढ़ता रहता है। तो कथा धीरे धीरे विकास पाती रहती है। बुआ घर आती है, बच्ची के लिए पाजेब लाती है, बच्चा बाइसाइकिल की डिमांड करता है और बच्ची जो है पाजेब पहनती है। सारे घर में खुश होते हैं सभी लोग। बच्चा भी बालिका को लेके बड़ा खुश होता है, अपनी बहन को गोद में लेके उसकी पाजेब सबको दिखाता फिरता है, घूमता है, अपने दोस्तों को दिखाता है और वो भी उतना ही प्रसन्न होता है। बुआ शाम को चली जाती है और बालक भी अपने खेल में लग जाता है। माँ पाजेब को उतार कर संदूक
में रख देती है, लेकिन अगले दिन जब ढूंढती है तो पाजेब मिलती नहीं है। नौकर से पूछा जाता है, नौकर पर इल्ज़ाम भी लगाया जाता है, लेकिन बच्चे के ऊपर भी इल्ज़ाम लगता है। बच्चा खुद पाजेब ढूंढने में मदद कर रहा है, लेकिन फिर भी उस पर इल्ज़ाम लगते हैं कि वो पतंग मांग रहा था, क्या पता पतंग ना मिलने पर पाजेब को बेच जाए। बच्चे से कई सवाल पूछे जाते हैं, डांट कर, मार कर, प्रेम से। बच्चा जब प्रेम से उत्तर दे देता है तो उससे और अधिक सवाल पूछे जाते हैं। बच्चा इन सवालों से बड़ा परेशान हो जाता है। जब वो कोई जवाब नहीं देता तो उसे कमरे में बंद कर दिया जाता है, उसे सज़ा दी जाती है और बच्चे के भोले से मन पर, कोमल मन पर जो आघात होता है, जो क्रोध होता है, जो आंसू है, वो उस क्रोध के कारण आते हैं और बड़े उस बात को समझ नहीं पाते। बच्चे से और पूछताछ की जाती है, उसके दोस्त पर भी इल्ज़ाम लगता है। दोस्त की जो माँ, चुन्नू की माँ है, वो भी इस अपराध बोध को स्वीकार नहीं कर पाती। वो पाजेब के पैसे देने को भी तैयार हो जाती है। पतंग वाले से भी पूछा जाता है, बच्चे को पतंग वाले के पास ले जाया जाता है, लेकिन बच्चा टस से मस नहीं होता। वो हर बार यही कहता है, ये कह तो देता है हाँ पाजेब चुन्नू को दी थी, लेकिन चुन्नू के पास अगर नहीं मिली तो कहाँ से देगा। अगर पतंग वाले के पास पाजेब नहीं हुई तो वो देगा कहाँ से। हमेशा एक सवाल खड़ा कर देता है, क्योंकि वो जानता है ना तो पाजेब कभी चुन्नू को दी, ना ही पतंग वाले को दी। तो ये सवाल बच्चे के मन में चलते हैं। वो रोता है, पिता उसके चाचा को कहता है इसे ज़बरदस्ती लेके जाओ, प्यार से लेके जाओ, पतंग वाले के पास ले जाओ। नहीं मानता। बुआ आती है कुछ इधर उधर की बात करके, जब अंत में वो अपनी जेब से पाजेब निकालती है कि ये गलती से उसी के साथ जेब में चली गई थी, तो सब बड़े जो सबके मतलब सब पका जाते हैं, हक्के बक्के रह जाते हैं कि ये क्या हो, उस बच्चे के मन पर क्या प्रभाव हुआ होगा। ये सोचकर सब बड़े विचलित होते हैं। तो पूरी कहानी में जो कथानक का विकास है वो चलता रहता है। कहानी कहीं रुकती नहीं, कहीं कोई इसमें बोरियत का महसूस नहीं होता। आगे से आगे कहानी बढ़ती रहती है। तो कथानक का विकास है। फिर मैंने बताया कि रोचक होना चाहिए, रोचकता है कहानी में। कहानी में आगे क्या होगा ये जानने की उत्सुकता बनी रहती है, तो कहानी में क्या है, रोचकता है। आगे देखिए, गतिशीलता एवं सौदेश्यता। कहानी में गतिशीलता है, यानी कहानी आगे बढ़ रही है, उसमें कहीं ठहराव नहीं है, और कहानी सुनाने का एक उद्देश्य है, यानी कि कहानी का कोई उद्देश्य है। जिनेंद्र बालक के मन की उस था को लेना चाहता है, मन पर जो प्रभाव पड़ता है उसका चित्रण करना चाहता है। तो कहानी में क्या है, उद्देश्य भी है और कहानी में गतिशीलता भी आ जाती है। तो ये थे कथानक की विशेषता से संबंधित कुछ बिंदु, जिनके आधार पर इस कहानी के बारे में आप समीक्षा कर सकेंगे। और फिर से बता दूं कि निष्कर्ष अवश्य लिखें, और इन बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि कथा किस प्रकार की है। ये कथा संक्षिप्त है, संभाव्य है, बराबर कथानक का विकास होता है, कथा में रोचकता बनी रहती है और कथानक गतिशील और सौदेश्य पूर्ण है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम यहीं पूरा करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब जो मैंने बताया, कहानी में एक प्रश्न जो इम्पोर्टेंट बनता है वो अवश्य पूछ सकते हैं। अगर पिछले वर्ष पूछा ना गया है तो ये भी एक चांस होता है कि पूछा जाए। तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा कीजिए। तो मैंने आपको बताए थे कौन कौन से होते हैं। पहला है कथानक, दूसरा है पात्र, चरित्र चित्रण, तीसरा है संवाद, या इसे कथोपकथन भी कह सकते हैं। चौथा है देश काल व वातावरण। पांचवा हम कहेंगे भाषा शैली।
छठा जो महत्वपूर्ण है, उद्देश्य। इन बिंदुओं के आधार पर सभी कहानियों में तत्व जो है, कहानी के तत्व, यही तत्वों के आधार पर हम सभी कहानियों की क्या करेंगे, समीक्षा करते हैं। अब इस कहानी में हम इसके आधार पर देखेंगे कथानक कैसा है। अभी पिछले प्रश्न में हमने पूरे कथानक की ही विशेषताएं पढ़ी थी। संक्षिप्त है, रोचक है और संभाव्य है, गतिशील है और सौउद्देश्यपूर्ण कथानक है। कथा एक घटना पर आधारित है जहाँ पे बच्चे के बाल मन की यहाँ पे सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। अब पात्र और चरित्र चित्रण, जो प्रमुख पात्र है वो बालक है और उसके साथ में जितने पात्र हैं उन सभी का आप नाम बताएंगे और उनके बारे में बात करेंगे। लेखक स्वयं अपने जो लेखक है अपनी स्वयं की भाषा में वो बात करता है, पूरी कहानी में अपने ही विचारों के द्वारा वो बताता है। माता है, नौकर है, छुन्नू की माँ है और जो बच्चे का चाचा है और पतंग वाला है, इन सबका यहाँ पे चर्चा होती है और बुआ है। ये सभी पात्र जो हैं वो अपने संवादों के द्वारा ही अपना चरित्र चित्रण करते हैं। तो यहाँ संवाद भी बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। संवाद ही व्यक्ति के बारे में हमें बताते हैं। दो तरह से हमें चरित्र चित्रण मिलता है, एक तो लेखक स्वयं बताता है और दूसरा पात्र अपने जो संवादों के द्वारा, कथन के द्वारा वो उसको चरित्र चित्रण करते हैं। फिर है देश काल और वातावरण। कहानी जिस समय की है, जिस परिवेश की है, उसका जो चित्रण किया जाता है वो हमें विश्वसनीय लगना चाहिए। तो जैसी कहानी है, लेखक है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, नौकरी है, कमाता है, अच्छा खासा भरा पूरा घर बार है, बुआ है, सब लोग बच्चे के लिए जो तोहफे लाते हैं। तो यहाँ पे दिखाया है कि इतने बड़े पूरे परिवार में आखिर बच्चे को चोरी करने की क्या जरूरत पड़े, ये जो प्रश्न उठता है वो भी संभव लगता है। तो ये सब देश काल और वातावरण भी यहाँ पे उचित रूप से प्रस्तुत हुआ है। भाषा शैली जो है कैसी है, जो लेखक है एक तो वर्णनात्मक शैली में सुनाता है कहानी और दूसरा संवाद शैली में। तो यहाँ पे संवाद शैली में आपके जो पूरी कहानी बताई गई है उसके साथ साथ पात्रों के अनुकूल भी भाषा होती है, यानी जैसे पात्र हैं वैसे ही भाषा का प्रयोग किया जाता है। नौकर है, नौकर की भाषा अलग है, लेखक पढ़ा लिखा है उनकी भाषा है, बच्चे के बाल मन पे जो असर है उसकी भाषा है। तो पात्रों के अनुकूल भाषा हमें विश्वसनीय बनाती है। और उद्देश्य, यानी कि कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, जो कि इस कहानी में उद्देश्य है कि बाल मन के जो सूक्ष्म विश्लेषण को यहाँ पे दर्शाया गया है। इस तरह से हमने ये तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा की। अंत में निष्कर्ष लिखकर अवश्य इसे बताएं कि अतः हम कह सकते हैं कि कहानी तत्वों के आधार पर बिल्कुल उचित है। कहानी में ये सारी विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। तो ये था आपके तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद यहीं पे इस कक्षा में हम इतने ही प्रश्नों को देखेंगे। आज समय अभाव के कारण हम जो बाकी के प्रश्न हैं वो अगली कक्षा में हम देखेंगे। आज की कक्षा बस यहीं तक समाप्त करते हैं। आप अपने नोट्स बनाते रहिए, अपने जो भी मैं आपको लिखाती हूँ महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर समझाती हूँ, इन्हें आप बिंदु लिखिए, प्रश्न लिखिए, भूमिका लिखिए। बिंदुओं के आधार पर जो मैं आपको समझाती हूँ उन्हें अपनी भाषा में लिखिए। जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें अंडरलाइन कीजिए। अंडरलाइन करके इनकी डिटेल को जो मैं आपको बताती हूँ उस तरह से आप समझाइए, लिखिए और अंत में निष्कर्ष लिखकर अवश्य बताएं कि अर्थात हम कह सकते हैं कि तत्वों के आधार पर कहानी में ये गुण हमें देखने को मिले हैं। अतः कहानी का तत्वों के आधार पर बिल्कुल सही है। जैनेन्द्र के जो मनोविश्लेषणात्मक उद्देश्य है, बच्चे के मन के गूढ़ रहस्यों को उन्होंने जो बताया है वो बिल्कुल यहाँ पे खरा उतरता है। और बाल मन पर लोग जो हैं बच्चे के मन पर क्या असर होगा ये सोचे समझे बिना बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं, जबकि बच्चों का मन बड़ा कोमल होता है। उनके हृदय पर बहुत बड़ा आघात लगता है, उनके हृदय पर क्या असर होता है ये सोचे बिना लोग बच्चों के साथ जो क्रोधित हो जाते हैं, माता पिता अपने बच्चों पे क्रोध कर लेते हैं, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं और
वो उस थोड़े से देर के लिए शायद वो भूल जाते हैं, बड़े उस चीज़ को भुला देते हैं, लेकिन बच्चे के मन पर छोटे से अवस्था में वो बड़े ही बुरा असर डालती है। इसीलिए हमें बच्चों के साथ उचित व्यवहार करना सीखना चाहिए, बच्चों के मन को समझना चाहिए। अगर सच में इस कहानी में तो हमने देखा कि बच्चे ने कोई अपराध नहीं किया था, फिर भी उसके साथ कितना बुरा व्यवहार हुआ बच्चे के, जबकि लेखक ने इन सारी बातों को समझ लिया था कि बच्चे के मन पर बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब समस्या समाधान नहीं होता तो फिर बालक के मन की इस अवस्था को भुलाकर क्रोध भी कर दिया जाता है, उसे सज़ा भी दी जाती है, और ये देखकर लेखक भूल जाता है जो अपनी बालक के मन पर असर होगा, जिस बात को वो सोचता है उस बात को भी वो भुला देता है। तो बहुत कुछ है, और सच में जो बच्चे अपराध प्रवृत्ति में लत होते हैं, अगर हम कहें तो इसीलिए शायद सुधार गृह अपराध प्रवृत्ति के जो बालक हैं उनके लिए सुधार गृह इसीलिए बनाए जाते हैं। लेकिन क्या सच में बच्चों को इस तरह से कठोरता से सुधारा जा सकता है? नहीं, बच्चों को प्रेम से ही आपको सुधारना होगा। प्यार ही बच्चों के लिए सबसे बड़ा इलाज होता है, क्योंकि उनके कोमल मन को समझना स्नेह और करुणा से ही आप समझ सकते हैं। वहाँ पे रोष का कभी आप प्रयोग ना करें, आतंक का कभी प्रयोग ना करें। बच्चों का मन को उसी कोमलता से समझना आवश्यक होता है। यही जिनेंद्र जी यहाँ पे इस कहानी के माध्यम से यही समझाना चाहते हैं कि बच्चे के मन पर क्या, छोटे से मन पर कितना असर हो सकता है, उसके मन पर कितना प्रभाव पड़ सकता है, उसके जो बच्चा का व्यक्तित्व है उसके बनने में कितनी हानि हो सकती है। तो ये थी कहानी के उद्देश्य से संबंधित मैंने आपको ये बताया। ये सभी प्रश्नों को आप अपने फेयर कीजिए, इन्हें तैयारी करते रहिए परीक्षा के उपयोगी। आगे के प्रश्नों के साथ हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।